हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टायर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 18 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है, ठीक है। और देखिए CHSL के एग्ज़ाम जो है अब पास में ही है और उनके जो है हमने 2022 और 2023 की प्लेलिस्ट को ख़त्म कर लिया है और उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और टेलीग्राम चैनल पर भी जो है उसका लिंक प्लेलिस्ट का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या है तो ये 28 जो है ये इन संख्याओं में काउंट नहीं होगी क्योंकि 28 एक क्या है, सम संख्या है। 28 एक सम संख्या तो ये इनमें काउंट नहीं होगी। इसका मतलब टोटल हमारे पास 8 क्रमागत संख्याएं थी और वो विषम संख्याएं थी, यानी कि 4 संख्या आपके पास इसके पहले रही होगी औसत से और 4 संख्या यहाँ पर इस औसत के बाद रही होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे छोटी संख्या पता करनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 28 में से माइनस कर देंगे। ये 4 संख्याएं पीछे जाना यानी कि 4 इंटू में प्रत्येक विषम संख्या के बीच का गैप 2 होता है यानी कि 2 से गुणा करके माइनस कर देंगे। तो 4 दूनी का 8 इसमें से माइनस करेंगे यानी कि 20 आपके पास वो छोटी संख्या आ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 28 में प्लस करेंगे, 4 संख्या आगे जाना है तो 4 ऐड करेंगे और यहाँ पर प्रत्येक विषम संख्या के बीच का गैप 2 का होता है यानी कि 4 दूनी का 8 इसमें ऐड करेंगे तो 36 आपके पास यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। आपको इनका योग कैलकुलेट करना था यानी कि 36 प्लस का 20 करें यानी कि 56 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न हमने पीछे बनाया था। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ए का गुणांक देखिए -1 है यानी कि -1 ऊपर रख दिया। बट्टे के अंदर यहाँ पर a² का गुणांक 1 है तो यहाँ पर बट्टे में 1 रख दिया तो बराबर आपके पास क्या आया, -1 आया। इसी तरह से आप बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बी का गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1 ऊपर और यहाँ पर b² का गुणांक इधर की साइड 1 है तो यहाँ पर बट्टे में 1 यानी कि बराबर 1 आया। तो सी का गुणांक यहाँ पर देखिए इधर की साइड -28 है तो -28 ऊपर बट्टे के अंदर यहाँ पर c² का गुणांक देखिए 49 है तो 49 बट्टे में, तो ये आपके पास -4/7 आ जाएगा। आपसे जो पूछा गया वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ए की वैल्यू यहाँ पर -1 रखेंगे, बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये -1 और यहाँ पर ये -4/7 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 7 इंटू में 4/7 आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा यानी कि 4 - 2 करेंगे तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर किस घंटे या किन घंटों के दौरान जो गुजरने वाले कारों की संख्या सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक गुजरने वाले कारों की औसत संख्या से अधिक है। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और इसमें आपको डेटा भी क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा यानी कि आपको यहाँ पर क्या देखना है, 6 से 11 बजे तक। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए यहाँ पर ड्यूरिंग विच आवर्स इज़ द नंबर्स ऑफ कार्स पास्ट मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पास्ट फ्रॉम 6 AM to 11 AM, यानी कि यहाँ पर 6 AM से 11 AM के बीच कितनी कारें पास हुई उनका औसत कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 105 में ऐड कर देंगे यहाँ पर 95 तो ये आपके पास यहाँ पर 200 तो ये हो गया और यहाँ पर देखिए आपके पास 245 ये हो जाएगा, 130 और 115, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 445 हो जाएगा और 445 में ये 70 ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 515 इनका टोटल हो जाएगा और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल 5 डेटा थे तो यहाँ पर एवरेज आपके पास 103 आ जाएगा। 103 से ज़्यादा आपको किस किस में दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर 105 इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ा, इसमें यहाँ पर और इसमें, यानी कि यहाँ पर 7 से 8 और यहाँ पर 8 से 9 और यहाँ पर 9 से 10, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये प्रश्न हमने पीछे बनाया था, इसमें हमने क्या किया था, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी थी। मैंने आपको बताया था ऑप्शन पूर्णांक में दे रखे तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 पावर 6 करेंगे यानी कि √2 आपके पास यहाँ पर बट्टे के अंदर 6 बार मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 के बट्टे में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, √2 इंटू में √2 ये 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार बना लेगा। इसी तरह से यहाँ पर टोटल 3 बार आएगा यानी कि आपके पास यहाँ पर 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/8 आपके पास यहाँ पर ये भी आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और पीछे मैंने आपको इसको डिटेल्स में समझा रखा है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और इसका भी आपके पास 1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, प्लस का 1 कैलकुलेट कर दीजिए। ये आपके पास 2/8 यानी कि 1/4 बनेगा और ये 4 यहाँ पर -1 करेंगे 3 -3/4 आपके पास बन जाएगा, इनटू में ये 4 आ जाएगा और ये +1। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। -2 आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब इसमें देखिए यहाँ पर 72 से विभाज्य है, तो यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। अब y की वैल्यू यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाई पड़नी चाहिए। तीसरा अंक यहाँ पर सम है, विषम है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या 72 से विभाज्य होगी वो संख्या 9 और 8 से डिवाइड होगी, और 8 का डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता रखा है। 8 का डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता रखा है। अगर तीसरा अंक हमारे पास क्या हो, विषम अंक हो, तो लास्ट के 2 अंकों में हम प्लस का 4 करा के 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 4 रख दें तो ये 84 बनेगा, और 84 में प्लस का 4 करेंगे तो ये 88 बनेगा, और 88 8 से कंप्लीट डिवाइड है। तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है, और ये फटाफट दिखाई पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ने लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर ये आपके पास ये सम अंक होता तीसरा अंक, तो लास्ट के 2 अंक हम डायरेक्ट चेक करते हैं 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो अगर ये लास्ट के 2 अंक 8 से डिविजिबल हो जाते तो हमारे पास ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए y की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है, तो हमारे पास संख्या बन चुकी है 468x51384, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। तो ये 8 एक 9 कट जाएगा, और यहाँ पर जो है 5 और ये 4 9 कट जाएगा। इसके अलावा 6 3 9 कट जाएगा, और यहाँ पर जो है आपके पास ये 8 4 12 में से यहाँ पर 9 चला जाएगा, 3 बचा, और यहाँ पर x प्लस का 3 बचा, और ये आपके पास 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो यहाँ पर ये संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो x की वैल्यू 6 आ चुकी है, y की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। तो इसमें कैलकुलेट कर दीजिए रख के, अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, 4 इंटू में आप x की वैल्यू 6 रखेंगे, तो 4 इंटू में 6 आ जाएगा, प्लस के अंदर 3 इंटू में y की वैल्यू आप यहाँ पर 4 रखेंगे, तो अंडर रूट के अंदर 6 चौके 24 प्लस का 12 करेंगे, यानी कि 36 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, कोई दुकानदार 48% और फिर 15% की एक छूट की घोषणा करता है, और 29,600 मूल्य वाले सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य और छूट ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य यानी कि जो पहले लिखा होगा वो आपके पास विक्रय मूल्य होगा, और जो बाद में लिखा होगा वो आपके पास छूट होगी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में आप देख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य सेम दे रखा है 2 ऑप्शन में, ठीक है। अगर हमारे पास 16,517 आ जाता है तो हमें छूट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास विक्रय मूल्य इन दोनों में से कोई एक आ जाता है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, छूट हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले विक्रय मूल्य कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए 48% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 12/25 होती है, यानी कि 25 पर 12 की छूट दी जाएगी। तो 29,600 ये आपके पास मूल्य था, इस पर छूट दी जाएगी, तो 25 पर 12 की छूट यानी कि 13/25 आपके पास विक्रय मूल्य रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर 15% की और छूट दी गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी 3/20 होती है, तो 20 पर 3 की छूट दी गई, यानी कि 17/20 कैलकुलेट करेंगे। ये आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 बचा, ये 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपके पास 5 से डिवाइड नहीं दिखाई पड़ रही है, तो आप यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो ये 13 पंचे 65, 13 छके 78 का 8 हो जाएगा, हासिल 7, 13 नमा 117 और 7 124 का 4 हासिल 12, 13 दूनी का 26 और 12 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और ये गुणा में 17 करा लेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये 17 8 136 हो जाएगा, हासिल 13 आएगी। और 17 4 68 और 13 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, हासिल 8 आएगी। और 17 8 136 और 8 144 का 4 आ जाएगा, हासिल 14 आएगी। और 17 3 51 और 14 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, बट्टे के अंदर 5 हो जाएगा। तो 13 पंचे 65 हो जाएगा, 0 बार जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक बचा, 5 त्रिका 15 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना था, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास विक्रय मूल्य कितना है, 13,000, ये आपके पास 83 है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो है 3 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य आपको इसी ऑप्शन में दे रखा है। अदरवाइज यहाँ पर आप छूट भी कैलकुलेट करते तो आप इस मूल्य में से आप इसको घटा देते, सेलिंग प्राइस को आप यहाँ पर घटा देते। ये जो कैलकुलेट किया आपने सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कैलकुलेट किया, डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करते तो क्या करते, 29,600 में से माइनस कर देते, ये 13,083 आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, ये आपके पास 16,517 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी दे रखी है, और यहाँ पर जो है नदी जो है 2.5 किलोमीटर पर आवर की दर से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी, यानी कि हमें यहाँ पर लंबाई नहीं बताई गई है। अगर हम नदी की लंबाई कैलकुलेट कर लें, 1 मिनट के अंदर नदी कितनी बह रही है, कितनी लंबाई तक बह रही है, तो हम उस नदी का आयतन कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर ये नदी की चौड़ाई जो है आपको कितनी दे रखी है,
35 मीटर चौड़ी दे रखी है। गहराई आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर गहराई दे रखी है यहाँ पर 6 मीटर। और यहाँ पर ये जो लंबाई है इसकी, ये आपको यहाँ पर लंबाई नहीं बताई गई है नदी की, ठीक है। ये नदी बह रही है ऐसे, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो ये जो आपके पास इसकी चाल दे रखी है, यानी कि यहाँ पर 1 घंटे में कितनी 2.5 किलोमीटर जा रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले तो, क्योंकि ये आपके पास लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो 2.5 को आप गुणा करा देंगे 5/18 से, तो कैलकुलेट कर लीजिए। पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आ जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 18 दूनी का 36, 25/36 आपके पास ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकंड में ये इतने मीटर जा रही है, तो 1 मिनट में आपको कैलकुलेट करना है कितने मीटर जाएगी। यहाँ पर देखिए प्रति मिनट आपको कैलकुलेट करना था, तो 1 सेकंड में आपके पास यहाँ पर ये इतनी जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड का क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आपके पास प्रति सेकंड लिखा हुआ है, तो 1 सेकंड में यहाँ पर इतने मीटर जा रही है, तो 60 सेकंड में कितनी जाएगी आप कैलकुलेट कर लेंगे। 25/36 इंटू में इसको 60 यहाँ पर गुणा करा देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 6 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 6 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, यानी कि 250 बटे ये आपके पास यहाँ पर 2 से और कट जाएगा, ये आपके पास 5 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। तो 25 5 125/3 आपके पास यहाँ पर ये जो है मीटर में आपके पास इसकी लंबाई आ चुकी है, यानी कि 125/3। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो घनाभाकार यहाँ पर ये नली, यानी कि आपके पास नाली के रूप में होगी नदी, ठीक है। ये घनाभाकार नाली के रूप में होगी ऐसे, इसमें से ये पानी पास हो रहा होगा। इसकी लंबाई आपके पास आ चुकी है, चौड़ाई आपके पास है, गहराई आपके पास है, तो आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो LBH कर देते हैं। यही तो करते हैं घनाभ का आयतन कैलकुलेट करते वक्त। ये लंबाई है और ये आपके पास यहाँ पर चौड़ाई B है और ये आपके पास H है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 125/3 इंटू में B की वैल्यू 35 रखेंगे और इंटू में आपके पास H जो है 6 है, तो कैलकुलेट कर दीजिए भाई। इसमें देखिए 3 से कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा और 35 दूनी का 70 हो जाएगा, 7 से इसको गुणा कराएंगे, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 35 दूनी का 70 हो जाएगा और यहाँ पर 7 पंचे 35 हो जाएगा, हासिल 3 12 7 84 और 3 87 हो जाएगा, आगे एक 0 आ जाएगा। आंसर लगा दीजिए, यानी कि इतने मीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपसे पूछता कि कितने लीटर पानी गिरता है प्रति मिनट, तो आप यहाँ पर क्या करते 1000 से इसको गुणा करा देते, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1000 लीटर आता है। अब इसमें देखिए एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है और एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है और पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण आपको दे रखे हैं और पोस्टर के ऊंचाई का 200% आपको कैलकुलेट करके बताना कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये डायग्राम मैंने पहले बना दिया था, थोड़ा सा टाइम कम था आज, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास ये पोस्टर लगा हुआ है, ये नीचे एक इमारत है और इस पर एक पोस्टर लगा हुआ है, इसकी हाइट आप यहाँ पर x मान लीजिए और टोटल हाइट आप यहाँ पर h मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इस इमारत की हाइट कितनी हो जाएगी, ये आपके पास h माइनस का x हो जाएगी, h माइनस का x हो जाएगी। टोटल h में से x को माइनस कर देंगे, ये हाइट आ जाएगी, ठीक है आपके पास। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ये दे रखा है, यहाँ पर ये जो है व्यक्ति खड़ा है और ये कितनी दूर खड़ा है, ये 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ये आपसे बोला गया। और यहाँ पर ये उन्नयन कोण आपको दे रखे हैं, ये 45 डिग्री, ये बड़े वाला कोण मान लीजिए 45 डिग्री है और ये छोटे वाला कोण जो है ये आप मान लीजिए 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो है 10 की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 45 डिग्री की वैल्यू पहले लगा दीजिए, आपके पास यहाँ पर हाइट अपॉन बेस आएगा, यानी कि यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे, पूरे ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो 10 45 तो आपके पास पूरे का एंगल था, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है h है, तो यहाँ पर h लिख दीजिए, बट्टे में बेस क्या है यहाँ पर 50 है, तो बट्टे में 50 लिख दीजिए। 45 की वैल्यू 1 होती है आपको पता है, तो तिरछा गुणा कराएंगे, h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, तो इसमें अगर आप यहाँ पर 10 30 डिग्री का मान लगाएंगे तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइट आपके पास h माइनस का x है, तो h माइनस का x बट्टे के अंदर यहाँ पर बेस यहाँ पर भी 50 है, तो बट्टे में 50। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो बट्टे में 1/√3। अब इसमें यहाँ पर आप तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपके पास h माइनस का x बराबर क्या आ जाएगा, h माइनस का x बराबर आ जाएगा 50/√3। तो यहाँ से अगर h बराबर कैलकुलेट करते तो 50/√3 और x इधर प्लस में आ जाता है, यानी कि प्लस का x, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास h की वैल्यू 50 आई और यहाँ पर h की वैल्यू आपके पास ये आई, तो ये h आपके पास बराबर होना चाहिए था,
अगर हम इनको बराबर कर दें, यानी कि 50 बराबर कर दें हम 50 बटे अंडर रूट 3 और ये प्लस का x, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 50 माइनस का आ जाएगा ये 50 बटे अंडर रूट 3। तो 50 आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 3 बच जाएगा। तो इसको अगर आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास अंडर रूट 3 माइनस का 1 और अंडर रूट 3 यहाँ पर बार बट्टे में आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये अंडर रूट 3 और ये माइनस का 1 और ये जो अंडर रूट 3 आएगा ये इधर बट्टे में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 3 से ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे, यानी कि अंडर रूट 3 से हमने ऊपर और नीचे गुणा कराया तो ये देखिए बट्टे में यहाँ पर तो 3 बन जाएगा, यानी कि 50 बटे 3 हो जाएगा। और ये आपके पास अंडर रूट 3 ऊपर इस ब्रैकेट में गुणा कराएंगे तो ये 3 माइनस का अंडर रूट 3 आपके पास बन जाएगा। अब आपके पास ये जो एक्स आई है ये आपके पास इस पोस्टर की हाइट आई है, इस पोस्टर की हाइट आई है, ठीक है। इसका आपको 200% कैलकुलेट करना था, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न है, बाकी यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 200% जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 200 बटे 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे और 50 दूनी का 100 आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा और बट्टे के अंदर 3 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का अंडर रूट 3 आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास दे रखा, इस टाइप का प्रश्न हमने पहले बनाया है। हमने यहाँ पर क्या किया था, इधर की साइड हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया था। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये अंडर रूट 2x का होल क्यूब और ये माइनस के अंदर यहाँ पर अंडर रूट 3 का होल क्यूब ये लिखा हुआ है, ये अंडर रूट 3y का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड हमने क्या किया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया था। तो ये अंडर रूट 2x और ये आपके पास यहाँ पर माइनस का आ जाएगा अंडर रूट 3y। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अब यहाँ पर नहीं बताने वाला, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपके पास 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के अंदर a इंटू में b, यानी कि अंडर रूट 6xy आएगा और ये प्लस के अंदर b का स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू जो है आपके पास इसके बराबर आएगी। तो यहाँ पर ये इसके गुणा में, इधर इसके गुणा में ये बराबर है, तो ये आपस में कट जाएंगे ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट बची है ये आपके पास यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट इस वाली ब्रैकेट के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप कंपेयर करा लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर तो a है और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो ये आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी। इसमें देखिए एक्स वाई का गुणांक आपके पास माइनस एक्स वाई का गुणांक यहाँ पर b है, तो यहाँ पर ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 6 हो जाएगी। यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पर c है, तो c का यहाँ पर आपके पास मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, तो एक a आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। b आपके पास कितना, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास 10 19 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए किस वर्ष a प्रकार की कारों का निर्यात b प्रकार की कारों के औसत निर्यात से जो है 20 मिलियन कम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, औसत कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगर देखिए आपको यहाँ पर डेटा क्लियर दिखाई पड़ रहा है तो आप इसमें देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बी का एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी जो है ये रेड कलर से लिखा हुआ है, ये आपके पास यहाँ पर 225 है और यहाँ पर जो है आप इसको ऐड कराएंगे, इसमें ये 275 में ऐड करा दीजिए, यानी कि आपके पास 300 और ये 500 बन जाएगा और ये 250 और ये 200 यानी कि 450। टोटल कितना होगा, 950 और 950 में 325 ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 1275 हो जाएगा। टोटल डेटा कितने हैं, 5 डेटा हैं, तो इसमें 5 का डिवाइड करेंगे, 25 5 125 हो जाएगा, 25 या 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि 255 मिलियन आपके पास है। अब यहाँ पर कम की बात हो रही है, जब आप यहाँ पर कम करेंगे तो आपके पास देखिए 20 मिलियन आप यहाँ पर कम करेंगे, तो यहाँ पर आपसे बोला गया लेस मोर देन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें से 20 कम करेंगे तो ये 235 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप ए में देखेंगे 235 आपको किस में दिखाई पड़ रहा है, किसी में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रश्न जो है यहाँ पर गलत दे रखा है। हिंदी में आप देख सकते हैं ये आपके पास 20 मिलियन कम बोला गया, इसकी जगह क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि अधिक आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लेस हटा दीजिए, मोर देन हो जाएगा। तो इसमें अगर आप यहाँ पर प्लस करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपके पास 275 जो है आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 2016 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
इसमें देखिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को जो है वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य में अंतर आपको दे रखा है। दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% आपको कैलकुलेट करके बताना। तो ये भी प्रश्न हमने पहले बना रखा है। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें, देखिए x मान ले तो यहाँ पर ये नियतांक मान लें x, तो 4x इसका a का, और ये आपके पास 5x जो है ये b का, ये a का हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये आपके पास b का, ये कॉस्ट प्राइस में रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए बोला गया 10% का प्रॉफिट किस पर, वस्तु ए पर। तो 4x का अगर आप यहाँ पर देखिए 10% का प्रॉफिट, इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट। तो आप इसका 11/10 कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 20% की बात करें तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट। तो आप यहाँ पर ये जो 5x आपके पास वस्तु बी का जो आपके पास यहाँ पर है क्रय मूल्य, उस पर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें, यानी कि इसका 6/5 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास जो है यहाँ पर ए का प्रॉफिट है। अब आप इन दोनों का यहाँ पर ये विक्रय मूल्य आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो ये डिफरेंस आपको बताया गया कितना है, 480 है, तो बराबर 480 क्या आना चाहिए, कैलकुलेट कर दीजिए। 5 से 5 कट जाएगा, 6x आ जाएगा, ये 11/4 यानी कि 4.4x आ जाएगा, और ये बराबर 480। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का, 1.6x का आपको डिफरेंस दिखाई पड़ा, बराबर 480। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये बराबर की साइड 0 आ जाएगा। x बराबर 16 3 48 यानी कि 300 आ जाएगा। x बराबर आपके पास 300 आ चुका है। आपसे बोला गया दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य करेंगे तो 4x और ये 5x 9x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 9x यानी कि आपके पास इसका जो है आपको कितना 30% कैलकुलेट करके बताना था, तो इसका 30% कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू 300 रखेंगे, इंटू में आप 30/100 करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, और 9 3 त्रिका 9 9 9 81 810 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जो है इन सभी से विभाजित करने पर क्रम से जो है ये शेषफल प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 9999। अब आपको यहाँ पर डिवाइड करना इन तीनों के एलसीएम से। इनका एलसीएम आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 7 × 42 हो जाएगा। 42 में 2 कॉमन है, और यहाँ पर इसमें 8 में 2 कॉमन, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन है, 42 और 21 4 84, और 84 का 2 गुना यानी कि 168 आपके पास हो जाएगा। 168 आपके पास हो जाएगा। तो 168 से आप इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 16 85, 16 के 96, तो 16 6 96 यानी कि 8 6 48, यानी कि 16 बार यहाँ पर 6 बार भाग नहीं जाएगा, यानी कि भाग जाएगा 5 बार। तो 16 85 8 5 40 यानी कि 840 हो जाएगा। देखिए शेषफल कितना बचेगा 59, ये आपके पास 159 का बचेगा, यानी कि 159 का बचेगा। उतारेंगे 9 1599। अब इसमें भाग देखिए कितने बार चला जाएगा, 16 144 हो जाएगा, 16 160 10 बार जाएगा नहीं, यानी कि 9 बार। देखिए आपके पास यहाँ पर 9 8 72, यानी कि 1440 में 72, 1512 9 बार चला जाएगा, तो 1512, और बचा कितना 7 बचा, और यहाँ पर 8 87 आपके पास बचा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या आपने मानी थी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, उसमें से 87 यानी कि जो शेषफल बचा वो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपने माइनस कर दिया, बट यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर शेषफल जो है 4 5 और 6 यानी कि अलग अलग शेषफल की बात हो रही है। और अगर आप यहाँ पर देखें भाई संगत भाजक के संगत शेषफल का डिफरेंस देखें, तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस जो है कितने का दिखाई पड़ रहा है, इन सभी का गैप देखिए यहाँ पर 2 का आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 2 2 का गैप है, यानी कि आप यहाँ पर इसमें से 2 भी माइनस कर देंगे। कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 9999 में से माइनस कर देंगे 89, तो ये आपके पास यहाँ पर 9000, ये आपके पास 910 आ जाएगा। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की परिधि आपको दे रखी है और उसका आयतन आपको दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 3.14 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परिधि आपके पास से 2πr ये फॉर्मूला होता है, और ये बराबर 62.8 दिया गया। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 3 दूनी का 6 2 एकम 2, और यहाँ पर 4 दूनी का 8 ये 31.4 आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 इंटू में r बराबर 31.4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
पॉइंट हटाएंगे इधर बट्टे में 10 आ जाएगा, इधर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। और ये देखिए 314 से 314 कैंसिल, आर बराबर कितना आ गया 10, यानी कि 10 आपके पास त्रिज्या आ चुकी है। तो 10 त्रिज्या आ चुकी है। आपको यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना था बेलन का, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपको पता है। तो पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 और इंटू में आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में एच आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये एच आपको कैलकुलेट करना है, और ये आपके पास बराबर है 8792, ठीक है, 8792। तो यहाँ से एच बराबर क्या आ जाएगा, देखिए पॉइंट हटाएंगे ये 100 कैंसिल, और एच बराबर कितना आ जाएगा 8792/314, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। आगे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास 2πr(h) होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 2 इंटू में 3.14 इंटू में आर की वैल्यू 10 और इंटू में हाइट आप यहाँ पर रखेंगे 8792/314। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 314 से 314 कट जाएगा, 10 से ये 0 कट जाएगा। ऊपर यूनिट डिजिट देखिए आपके पास कितना आएगा, 2 दूनी का 4 आएगा, और एक स्थान पर दशमलव आएगा, यानी कि ऐसा कुछ आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 1758.4 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक रेलवे इंजन जो है 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। रेल इंजन की लंबाई का 2 गुना आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए रेल इंजन की लंबाई आपके पास सेम होगी, और दूसरी बात स्पीड आपके पास सेम होगी। अगर हम स्पीड की बात करें यहाँ पर स्पीड बराबर कर देंगे, ठीक है, यानी कि स्पीड आपके पास बराबर होनी चाहिए दोनों जगह। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ट्रेन द्वारा चलेगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, खुद की लंबाई प्लस यहाँ पर पुल की लंबाई, यानी कि L प्लस का 400, और ये x की स्पीड से कवर होगी। तो यहाँ पर दूरी बट्टे आप यहाँ पर जो है 1 सेकंड, यहाँ पर जो है लिया गया टाइम जो है आपके पास कितना हो जाएगा 100 सेकंड का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 100 सेकंड का टाइम हो जाएगा, ठीक है। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो दूरी बट्टे आप चाल करते क्या आती है, स्पीड आती है, तो हमने यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे तो ये इंजन की लंबाई आपके पास L है, और ये जो है ब्रिज आपके पास 235 लंबा है, 235 मीटर लंबा, ठीक है। तो इसको कवर करेगा यहाँ पर ये 60 सेकेंड से। तो यहाँ पर ये आपके पास स्पीड आ जाएगी, ये दोनों स्पीड यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इंजन की स्पीड बराबर होगी। कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ से आपके पास L की लंबाई आ जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, इधर L/10 आ जाएगा, इधर L/6। एक साइड करेंगे तो L/6 में से माइनस हो जाएगा L/10, ये कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, ठीक है, L/10। और ये बराबर की साइड आपके पास क्या हो जाएगा, ये इधर जो है आपके पास ये 400/10 यानी कि 40 हो जाएगा, और इसमें से माइनस हो जाएगा ये आपके पास 200 जो है 235/6, ठीक है। कैलकुलेट कर दीजिए आपके पास कितना हो जाएगा, ये देखिए 240 आ जाएगा इधर, और यहाँ पर जो है ये आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4/60। तो 15 चौके 60 L/15 ये आपके पास इधर आ जाएगा, और इधर करेंगे तो 240 माइनस 235 करेंगे यानी कि 5/6 ये आ जाएगा। तो ये आपके पास L बराबर कितना हो जाएगा 15×5 75/6 आ जाएगा। 3 से ये डिवाइड है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, 5 त्रिका 15, 25/3 आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। आपको क्या करना था, इसका 2 गुना कैलकुलेट करना था इंजन की लंबाई का। तो यहाँ पर इधर की साइड 2 गुना करा दें, इधर की साइड 2 से गुना करा दें, यानी कि 2L बराबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये 25 मीटर जो है यहाँ पर इंजन की लंबाई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ट्रायंगल ABC में जो AB बराबर 7, BC बराबर 10 और यहाँ पर AC बराबर 8, यदि AD एंगल BAC का समद्विभाजक है, जहाँ BC बराबर एक बिंदु D है, तो यहाँ पर DC का 1/4 आपको कैलकुलेट करके बताना। यहाँ पर DC/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी, काफ़ी बार हम अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास ट्रायंगल है ABC, AB और ये C, इसमें जो है BC पर एक बिंदु D है, और ये AD जो है यहाँ पर एंगल A का जो है एंगल BAC का जो है कोण समद्विभाजक है, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। AB आपको दिया गया 7 है, और BC आपको दिया गया टोटल 10, और ये AC आपको बताया गया 8। तो यहाँ पर आपको DC की लंबाई कैलकुलेट करनी है, X मान लीजिए इसको, और इसका 1/4 आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है।
और यहाँ पर ये आपके पास 10 माइनस का x हो जाएगा। बी टोटल बी ये आपके पास 10 है, ये x मान ली तो यहाँ पर ये आपके पास बी डी 10 माइनस का x बच जाएगा। एंगल बाय सेक्टर थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ये 7 का इसके साथ रेशियो और 8 का इसके साथ रेशियो आपस में बराबर होगा। 7/10 माइनस का x इक्वल टू 8/x। तो यहाँ पर तिरछा गुणा कराएंगे 7x इक्वल टू 80 माइनस का 8x। तो ये इधर 15x आ जाएगा बराबर 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, 5 त्रिका 15 यानी कि 16/3। x आपने किसको माना था, DC माना था, आप DC को माना था, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखिए इसका 1/4 आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि DC का अगर आप 1/4 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 16/3 था, यानी कि इसमें 4 का और भाग लगा देंगे तो ये 4/3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2015 के लिए जो है डीलरों की मिलाकर कुल बिक्री तथा वर्ष 2016 के लिए डीलरों DE और F की मिलाकर कुल बिक्री का अनुपात आपको कैलकुलेट करना है। इंग्लिश वाले इसे देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए 2015 के लिए देखें तो ब्लू वाला देखना है, A, B और C का देखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2000 और ये आपके पास 200 है और ये आपके पास यहाँ पर 460 है, यानी कि टोटल 660 हो गया। और ये आपके पास 960 और ये 90 यानी कि 1050 तो आपके पास इनका टोटल हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2016 के लिए देखेंगे, यानी कि ऑरेंज वाला DE और F के लिए। तो DE और F के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 675 है और ये 700 700 1400 हो जाएगा और 1400 और 450 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1850। इनका रेशियो बना लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 21 पंच 105 और यहाँ पर 5 त्रिका 15 और 5 सत्ते 35 यानी कि 21:37 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 38 प्लस से 48 वर्ष और 58 प्लस वर्ष और उससे अधिक आयु समूह का कुल संगत केंद्रीय कोण कितना, ये आपको कैलकुलेट करना है और इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है 38 प्लस देखना है, 38 प्लस तो 38 + 2 आपको 48 देखना है। तो ये आपके पास यहाँ पर लिखा और ये डेटा अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 30% लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 58 प्लस और उससे अधिक एंड अबव, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास 58 प्लस और एंड अबव वाला यहाँ पर लिखा हुआ और ये 10% लिखा हुआ है। तो जब आप इनका टोटल करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। और आपको पता है कि केंद्र पर टोटल कितना कोण बनता है 360 डिग्री बनता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 360 डिग्री का कैलकुलेट कर लें कितना 40% आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ये 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएंगे, 36 का 4 गुना करेंगे 144 डिग्री आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपके पास आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कैलकुलेशन है आसान सी, आप क्या करेंगे 15 9 7 63 होता है यानी कि प्लस का 0.9 आ जाएगा, माइनस 13 3 39 होता है तो 3.9 आ जाएगा, -2 करेंगे तो ये माइनस का 5.9 और ये प्लस का 0.9 यानी कि माइनस का 5 और ये माइनस का 5 15 में से माइनस करेंगे यानी कि 10 आंसर। इसमें देखिए ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है 25 दिन में कर सकता है, बी जो है ये 20 दिन में कर सकता है। दोनों का आप एलसीएम लेंगे 100 होगा, 4 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, 5 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। आपसे बोला गया है कि ए जो है और बी ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर एक साथ मिलकर जो है 4 दिनों के बाद यानी कि 4 दिनों तक इन्होंने साथ काम किया, बाद में बी ने छोड़ दिया। तो बी ने छोड़ दिया, बचा कौन? ए बचा। ए हम मान लेते हैं कि टी टाइम तक काम करता है और यहाँ पर टोटल काम कितना है 100 यूनिट का, ये टोटल वर्क 100 यूनिट का तो बराबर 100 कर दीजिए। आप यहाँ पर टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी रखेंगे कितनी 4, बी की एफिशिएंसी रखेंगे 5 और यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 4 रखेंगे तो ये 4T आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 4 9 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 इधर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो T बराबर कितना आ जाएगा 16 4 64 यानी कि 16 दिन यहाँ पर टाइम लगेगा। ए को टाइम लगेगा कितने का 16 दिन का टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पर 4 दिन पहले भी ये काम कर चुका था। तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस का 4 करेंगे तो 20 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये प्रश्न हमने पहले भी बनाया है। हमने यहाँ पर क्या किया था कि कोट थीटा बराबर हमने वैल्यू रखी थी ये कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो कोस थीटा ऊपर से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, ठीक है।
अब इसको सोल्व करेंगे इसी तरह से, बट्टे के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे के अंदर साइन थीटा। अब इसके बट्टे के अंदर आपके पास आएगा ये आपके पास ऊपर आपके पास यह आ जाएगा, और यहाँ पर बट्टे के अंदर ये आप देखिए साइन थीटा पहले लिख लीजिए चाहे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। आगे लिखे पीछे लिखे प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो साइन थीटा और ये प्लस का 1 और ये बट्टे के अंदर साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर बट्टे में सोल्व करेंगे तो ये साइन थीटा और ये माइनस का 1 बट्टे के अंदर साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा प्लस 1 बट्टे साइन थीटा माइनस 1 बचा। तो ये मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, अंडर रूट के अंदर आपके पास ये बनेगा, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे 2 माइनस अंडर रूट के अंदर कर देंगे, ये 1 ये आपके पास क्या आया था साइन थीटा प्लस का 1 बटे साइन थीटा माइनस का 1। अगर आपको याद है इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इसका प्रमेयकरण कराया था, यानी कि साइन थीटा प्लस 1 से हमने ऊपर और नीचे क्या किया था गुणा कराया था, साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये आपके पास कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर जो है इसको उल्टा लिख दिया, ये 1 बट्टे साइन थीटा जो है पहले आएगा और 1 जो है ये बाद में बचेगा। तो यहाँ पर ये चिन्ह जो है आपके पास चेंज हो जाएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर बट्टे में जो बचेगा ये यहाँ पर जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 1 बट्टे साइन थीटा यहाँ पर बचेगा, 1 बट्टे साइन थीटा यहाँ पर बचेगा, और ये आपके पास यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, और ये आपके पास 1 माइनस का साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 माइनस का साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा, ये भी आपके पास जो है 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस का साइन थीटा से गुणा कराएंगे ऊपर और नीचे। अब यहाँ पर ऊपर आपके पास 2 माइनस का अंडर रूट के अंदर आपके पास देखिए इसका होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो ऊपर आपके पास साइन थीटा प्लस का 1 बच गया, और बट्टे के अंदर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर बट्टे में कोस थीटा आ जाएगा। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 माइनस का ये साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी कि माइनस का टेन थीटा आएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये आपके पास 1 बट्टे कोस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। तो 2 माइनस का सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से जो 170% अधिक होती है, संख्या के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे के का 30% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसको उसी संख्या के से गुणा करा देंगे तो आपके पास ये जो संख्या बनेगी वो आपके पास 170% अधिक होगी। तो के संख्या जो है ये आपके पास स्वयं अपने आप में 100% है, और 170% अधिक हो जाती है, यानी कि टोटल कितनी हो जाती है 270% हो जाती है अपने आप का, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लीजिए। इसमें देखिए 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास के से ये के कट जाएगा, और यहाँ पर 30 से अगर आप 270 में डिवाइड करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3 आपके पास आंसर होगा, न कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लेना, इसमें गलत दे रखा आंसर। इसमें देखिए पी और क्यू के लाभ का अनुपात आपको दे रखा 5:8 है। यदि उनका निवेश समय अवधि अनुपात आपके पास ये है तो उनका निवेश अनुपात बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये टाइम 3x और ये 5x मान लें, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास इनके प्रॉफिट का रेशियो ये है। अगर हम यहाँ पर मान लें कि P ने जो है अपना निवेश P किया और यहाँ पर Q ने जो है अपना निवेश Q किया, तो इनके निवेश का रेशियो तो आपके पास ये होगा, बट यहाँ पर ये टाइम भी आपको दे रखा है, यानी कि इसको यहाँ पर गुणा करेंगे 3x, यानी कि P ने जो है अपना निवेश जो है 3x टाइम के लिए किया और Q ने अपना निवेश जो है 5x टाइम के लिए किया, तो ये बराबर जो है आपके पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा, और प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 5:8। तो x से x कट जाएगा, यहाँ पर P का क्यू के साथ रेशियो निवेश का रेशियो कितना आ जाएगा, तिरछा गुणा करा दीजिए 25:24 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं AB और AC क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाई जाती हैं, और एंगल CBD और एंगल BCE के समद्विभाजक जो है बिंदु P पर मिलते हैं। तो एंगल A जो है 88 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल P का मान कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर सेम प्रश्न हमने बनाया हुआ एकदम एज इट इज़, डेटा में भी कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर ABC ट्रायंगल था, AB को आगे बढ़ाया गया था यहाँ पर D तक, और यहाँ पर जो है AC को आगे बढ़ाया गया था E तक। अब यहाँ पर ये जो कोण है आपके पास CBD
ये आपके पास CBD और यहाँ पर जो है ये BCE, इनके कोण समद्विभाजक यहाँ पर परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं, ये आपको बोला गया। और ये एंगल A आपको बताया गया 88 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल P की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे ये जो 88 डिग्री है इसका बट्टे 2, 88 डिग्री का बट्टे 2। तो 90 में से यहाँ पर क्या कर देंगे 44 डिग्री माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 46 डिग्री। आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल इतने जमा किए और 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला 10% चक्रवर्ती ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी, आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 18 साल की उम्र तक इसे यहाँ पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर देखिए 3 साल का ब्याज मिलेगा और इसके पास यहाँ पर जो है कितने का ब्याज मिलेगा 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न बने तो आप यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिए, यहाँ पर ये आपके पास B जो आपके पास बड़ी है यानी कि यहाँ पर बड़ी बेटी है उसको आप यहाँ पर ऊपर रखें, इसको मैंने B मान लिया और इसको मैंने A मान लिया, ठीक है। इनके नाम आपको बताए नहीं गए और यहाँ पर B का A के साथ यानी कि जो छोटी है आप उसको नीचे रखेंगे बट्टे के अंदर। ये बराबर हो जाएगा 1 + R डिवाइडेड बाय 100, इसके बराबर हो जाएगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% बताई गई तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 1 + का 10 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 1/10 बनेगा यानी कि 11/10 आपके पास ये बन जाएगा। यानी कि A और B के पास यहाँ पर जो है इनकी राशि का आपके पास रेशियो कितना है, प्रिंसिपल का रेशियो कितना है 11:10। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 21 यूनिट हो रहा है। इसी 21 यूनिट की वैल्यू आपको ये बताई गई है भाई। टोटल आपके पास राशि बताई गई कितनी है 52,500 है। यानी कि यहाँ पर डेटा कितना गुना दे रखा है 21 दूनी का 42, 2 बार चला जाएगा बचा 10, 21 पंच 105 यानी कि डेटा यहाँ पर 2500 गुना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना था छोटी बेटी के नाम जो है कितनी राशि थी। तो यहाँ पर छोटी बेटी आपके पास ये वाली A थी यानी कि A छोटी बेटी थी, इसके पास 10 यूनिट की राशि। तो ये भी आपके पास यहाँ पर 10 यूनिट ना होकर 10 का कितना गुना हो जाएगी 2500 गुना हो जाएगी। तो 10 को अगर आप 2500 से गुना करेंगे तो 25,000 जो है इसका हिस्सा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ये कंसेप्ट जो आता है ये आता कैसे है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर A जो है ये छोटी बेटी थी और इसको यहाँ पर 1 + R डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर पावर जितने टाइम के लिए यहाँ पर इसको ब्याज मिलता है वो हम यहाँ पर पावर में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी बेटी को तो 3 साल का ब्याज मिलेगा तो यहाँ पर जो है ये पावर में 3 कर देते हैं और ये बराबर आपके पास बड़ी बेटी B है और इसको यहाँ पर 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा क्योंकि इसकी उम्र 16 थी और 18 तक 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 + R डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर जितने साल का ब्याज मिलेगा वो आप यहाँ पर पावर में रख देंगे। कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये 2 पावर इसमें से कट जाएगी यानी कि 1 पावर यहाँ पर बचेगी। ये A इधर इसके बट्टे में आ जाएगा यानी कि B का A के साथ रेशियो क्या आ जाएगा 1 + का R डिवाइडेड बाय 100 और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताई थी, ठीक है। तो यह आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पर ये 3 साल और 2 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब इसमें देखिए AB के अंदर O वाले वृत्त की जीवा है और जबकि यहाँ पर PAQ जो है बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। लघुचाप AB पर एक बिंदु R है। यदि एंगल BAQ बराबर 70 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल ARB का मान आपको कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके पास AB जीवा हो जाएगी और इसमें PAQ आपके पास ये स्पर्श रेखा दे रखी है, ठीक है। बिंदु A पर स्पर्श रेखा है और यहाँ पर लघुचाप AB ये आपके पास लघुचाप AP है, इस पर बिंदु R दे रखा आपको, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु R है। और यदि एंगल BAQ बराबर 70 डिग्री है, BAQ यानी कि आपके पास पूरा एंगल जो है ये आपको बताया गया है कि 70 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल ARB का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। R यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको मिला दीजिए, ये आपके पास एंगल ARB हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये आपके पास त्रिज्या हो जाएगी इस वृत्त की, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर इसको इससे मिलाएंगे तो ये भी इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर ये आपके पास 70 डिग्री तो ये वाला कोण हो गया। तो यहाँ पर ये 90 में से 70 गया यानी कि 20 डिग्री आपके पास ये वाला कोण बच गया।
अब यहाँ पर ये त्रिज्या थी, ये भी त्रिज्या थी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता, और यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बनता तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आपके पास 20 डिग्री होता, और ये 20 डिग्री और ये 20 डिग्री, यानी कि टोटल 40 डिग्री, तो 140 डिग्री बच गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास परिधि पर बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 140 डिग्री है, तो इसका आप यहाँ पर आधा करेंगे, यानी कि 70 डिग्री आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एंगल आप यहाँ पर Z मान लीजिए, ठीक है, AZBR, ये आपके पास यहाँ पर पूरा जो है ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब आप यहाँ पर एंगल ARB कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 70 डिग्री, इसके सामने का कोण, ठीक है, तो ये बराबर 110 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।